नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सही बोलता पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कविता पढ़ते होंगे। आप अगर कविता पढ़ने का शौक भी नहीं है तो फिर भी आपको टेक्स्ट बुक्स में तो कविता पढ़ते ही हैं आप। मगर कविता को पढ़ा कैसे जाता है? मैंने एक कविता देखी टेक्स्ट बुक में, बड़ी अच्छी कविता थी और मैंने कुछ बच्चों से इसको पढ़वाया। तो मगर वो उस तरीके से नहीं पढ़ पा रहे थे जिस तरीके से कविता को पढ़ा जाता है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि कविता को पढ़ने के लिए आपको कम से कम उस कविता को 3 या 4 बार दोहराना जरूरी है। तब जाके आपको उसका कंसेप्ट समझ में आएगा कि कविता में क्या बोला जा रहा है। मुझे जिस कविता के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, ये जो है धूमिल जी की लिखी हुई मोचीराम कविता है। इस कविता के जरिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से कविता पाठ किया जाए ताकि उसमें एक रस जो कविता में है वो आए। तो दोस्तों, ये कविता जो है कवि ने एक ऐसी सिचुएशन पे बनाई है कि कवि जो है एक मोची के पास जाता है वहाँ पे अपने जूते ठीक करवाने के लिए, और फिर वहाँ पर क्या इंटरेक्शन वो मोची का होता है उसके बारे में ये कविता है। रामपी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाते हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी, सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं और जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है। यहाँ पर दोस्तों वो अपने बारे में कहना चाह रहा है। वैसे तो यह कि वो प्रोफेशनल है और उसकी नज़र में सब एक जैसे हैं, चाहे वो अमीर है गरीब है, किसी भी हालत में उसके लिए सब एक जैसे हैं। कोई जूते ठीक करवाने के लिए जब उससे आता है तो वो सबको एक ही निगाह से देखता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो बड़ा है छोटा है, मगर फिर भी वो कहता है कि मैं एक इंसान हूँ, इंसानियत है मुझ में, मुझे भी दर्द होता है। जब कोई मेरी बेइज्जती कर जाता है तो मुझे इससे फ़र्क पड़ता है। तो तभी वो कहता है कि मैं एक इंसान भी हूँ। तो फिर आगे क्या कहता है, यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं। दोस्तों, आपने कई बार सुना भी होगा कि जूते से आदमी की पहचान हो जाती है, किस तरह के जूते पहन रहा है वो उसके बारे में उससे पता चल जाता है। तो यहाँ पर वही बात ये कहता है, यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नौयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, सबकी अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या, चकतियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। चेचक हो रहा है उस आदमी को, इलाज भी नहीं करवा पा रहा है, गरीब आदमी है, उसके बारे में कह रहा है। जिसे चेचक ने चुग लिया है उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है। उम्मीद को तरह देती हुई हंसी, उसकी उम्मीद खत्म हो चुकी है मगर फिर भी वो हंस रहा है, अपनी उम्मीद को जगाने की कोशिश कर रहा है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंबे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? जूता इस हालत में नहीं है कि उस पर पैसा लगा के उसको चलाया जा सके। तो उसका मन करता है कहने का, बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपने काम पर थूकते हो? कैसे आदमी हो, अपने काम पर थूकते हो? मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूँ तो मैं उसकी आंखें देखने लगता हूँ। मुझे पता है कि इस पर पैसे लगाने से ये जूता चलेगा नहीं, इतनी हालत खराब हो चुकी है, मगर मैं उसकी आंखें देखने की कोशिश करता हूँ। तो और पैसे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ और मैं अपना काम करना शुरू कर देता हूँ, हालांकि मुझे पता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। एक जूता और है जिससे पैर को नांग कर एक आदमी निकलता है शहर को। ना वह अक्लमंद है ना वक्त का पाबंद है,
उसकी आंखों में लालच है, हाथ में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रोब ऐसा है कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, हिया ठोको, वहां पीटो, घिसा दो, आईना चमकाओ, जूते को आईना बनाओ। फिर क्या बोलता है, ओह बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पे बिसुरता है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घुरता है। गरज यह है कि घंटे भर खटवाता है, 1 घंटा काम करवाता है, इसको ठीक ऐसे करो वैसे करो। गरज यह है कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त सांप नट जाता है, मगर जब पैसा देता है ना तो मना कर देता है। क्या बोलता है वो, शरीफों को लूटते हो। वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिढ़कर सड़क से उछलता है और पटड़ी पर चढ़ जाता है। चोट जब पैसे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, और जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। क्या कहना चाहता है कि हालांकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को संयत रखता है, मगर जब कोई ऐसी बात करता है तो उसको चुभता है, कहीं ना कहीं तो उसको भी चुभन होती है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पैसे से छोड़कर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, एक दिन तो तांत की तरह तनता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तले धूप में सींचने के लिए लटकता है। सच कहता हूँ, समय राम्पी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आँख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन किसी झुंझलाए हुए से बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यही चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदा को किताब से नापता है और असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है, कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जो वह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है। वह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक ही है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। मैं इस कविता को एक्सप्लेन नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि ये कविता अपने आप में बहुत कुछ कहती है, और शायद मैं जब एक्सप्लेन करने लगूं तो इस कविता को मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन ना भी कर सकूं। मेरी कैपेसिटी है, मैं कर सकता हूं, मगर जो ये कविता बोलना चाह रही है वो गागर में सागर है, बहुत कुछ बोलना चाहती है। आप इस कविता को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ेंगे या 2 या 3 बार सुनेंगे तो ये कविता आपको आपके साथ खुद बात करने लगेगी, और ये कविता आपको बहुत कुछ बताएगी, समझाएगी। दोस्तों, यही तरीका है कविता को पढ़ने का। आप किस तरह से कविता को पढ़ें, आप कविता में गुम होके उस कविता को पढ़ना आपको चाहिए। जय भीम, जय भारत।